हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे हमने बात किया था कि हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग जो है हम करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल से आज। तो हमें जो है गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, आप देखिए कि गैल्वेनिक सेल के जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एक तो कंस्ट्रक्शन वाइज रिप्रेजेंटेशन है। कंस्ट्रक्शन वाइज रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो हमें पता है कि एक तरफ हम एनोड को बनाते हैं, दूसरी तरफ कैथोड को बनाते हैं, दोनों को जो है हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं चाहे वो मेटल स्ट्रिप हो तो उनको जो है हम कनेक्ट करते हैं किससे, वायर के थ्रू। तो ये जो है हमारा पर्टिकुलरली तरीका था डायग्राम वाइज, जो मैंने रफ एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पे फिर से जनरेट कर दिया है। हालांकि आपने डेनियल सेल देखा ही होगा। ये हमारा एनोड है जो नेगेटिव पोलरिटी है और ये हमारा कैथोड है। अब क्या है कि एक एग्जाम्पल तो हमारे माइंड में क्लियर है जो कि हम डेनियल सेल से देख के आ रहे हैं, क्योंकि डेनियल सेल भी जो है एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल होगा जब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। अब इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दूसरी रिएक्शन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है सिल्वर प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस और प्लस Ag में। तो इसको अगर हम कंस्ट्रक्शन वाइज रिप्रेजेंट करें तो कंस्ट्रक्शन वाइज हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जिंक होगा और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे हम और यहाँ पे Ag मेटल का यूज करेंगे और यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और ये क्लियर कट है कि ये जो हमने लिया है वो सॉल्ट ब्रिज है। अब देखिए जब हम किसी भी पर्टिकुलर जो है गैल्वेनिक सेल को लिखेंगे तो हाफ सेल रिएक्शन भी उसके साथ साथ लिखेंगे। तो जैसे हाफ सेल रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन एट एनोड, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होने वाली है एनोड पे, तो एनोड पे रिएक्शन ये होने वाली है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किस में कन्वर्ट होने वाला है, Zn2 प्लस में। और वहीं जो है यहाँ पे रिएक्शन एट कैथोड जब लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है, तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, Ag में। ठीक है, तो ये साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। अब क्या है कि यहाँ पे हमको इस तरीके से तो रिप्रेजेंट किया नहीं जाएगा बार बार कि क्वेश्चन जब भी हमसे पूछा जाएगा तो ये पूरा सेटअप थोड़ी ना ड्रॉ करके देगा बार बार। तो हमको इन शॉर्ट इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इन शॉर्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देख लीजिए। तो इन शॉर्ट में क्या है कि जो सॉल्ट ब्रिज है सबसे पहले उसको हम 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे जो 2 वर्टिकल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को। अब जैसे उस डायग्राम में दिख रहा है कि लेफ्ट में किसको ड्रॉ करते हैं, एनोड को, और राइट में किसको करते हैं, कैथोड को। तो वैसा ही लिखेंगे। लिखने का तरीका एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे हम इधर लिख रहे हैं, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनोड को लिखेंगे तो Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्चुअल में, ठीक है, इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोड जो है हमारी सेल रिएक्शन से एसोसिएटेड है। Zn जो हम डिप कर रखे हैं मेटल, ये हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन के साथ लिखा गया है। अब देखिए ये तो एनोड हो गया। अब जो है अगर हम कैथोड को लिखेंगे तो Cu2 प्लस जो है किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे Cu2 प्लस नहीं है, Ag प्लस है। तो यहाँ पे जो है Ag प्लस जो है कन्वर्ट होगा किस में, Ag में। ठीक है, तो वो Cu जो है वो डेनियल सेल का हिस्सा है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा। अब क्या है कि इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है हमें एक जब वेल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलेंगे एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमें फिजिकल स्टेट और कॉन्सेंट्रेशन को भी शो करना होगा। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है कॉन्सेंट्रेशन और फिजिकल स्टेट भी मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट सपोज दैट C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन होगी, चार्ज वगैरह मेंशन होंगे जो भी इसमें होने चाहिए। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस रिप्रेजेंटेशन में हमारी जो मेटल है वो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन से इलेक्ट्रोड को सेपरेट किया था वो रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। अब हमें वैसे चीज़ों पे वर्कआउट करना है जो सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। जैसे हम इसी में अगर मान लीजिए डेनियल सेल आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखोगे, तो डेनियल सेल में आप लिखोगे Zn इज कन्वर्टेड इनटू जिंक
टू प्लस और Cu2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cu, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जैसे C2C1 मान लिया, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। तो ये इसी का जैसा एग्जांपल है, इसमें भी जिंक और कॉपर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो कि इलेक्ट्रोड हमने बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं उस एग्जांपल का रिप्रेजेंटेशन में जिसमें कि हमारा जो है ये सब इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज करेंगे वो पार्टिसिपेट ही ना करें। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं मैं पहले, जैसे Cr2O7 2- प्लस Fe2+ in acidic medium, it is converted into Cr3+ प्लस Fe3+। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए कि ये जो सब्सटेंस है ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ये जो है Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो हमने एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया इक्विवेलेंट मास का, जिसमें कि सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन की गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस पर्टिकुलर ये जो हमारी रिएक्शन है इसको अगर हम गैल्वेनिक सेल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए कि आयन आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयन एक दूसरे आयन में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। इसका मतलब कोई मेटल तो है नहीं कि हम जो है उसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर लेते। सॉल्यूशन के अंदर आयंस पड़े होंगे, वही आपस में जो है इस तरीके की रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इसको जो है गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा? तो तरीका ये होगा कि हम जो है किसी अदर मेटल की हेल्प लेंगे जो इनर्ट हो, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और इन सब का जो है रिएक्शन करवा दे। तो जब ऐसी सिचुएशन में गैल्वेनिक सेल को बनाया जाता है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, तो एनोड पे जब रिएक्शन की बात करेंगे तो Fe2+ जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्वर्ट होगा किसमें, Fe3+ में। वहीं जो है अगर हम बात करेंगे रिएक्शन एट कैथोड में, तो वहां पे जो है ये Cr2O7 2- जो हम यूज कर रहे थे और किसमें, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इस तरीके का सेटअप हम यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे इसको इनके लिए हटा देते हैं। इनफैक्ट जो है इसकी हमें अब खास कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखना और हम बार बार जो है कंस्ट्रक्शन बना के उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए कि इन रिएक्शंस को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की हेल्प से करा रहे हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में जो हम यूज करते हैं किसका, प्लेटिनम का। तो हम जो है प्लेटिनम लिखेंगे। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को हम सेपरेट करेंगे किससे, सेल रिएक्शन से, क्योंकि वो जो है सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे जिसमें Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है वर्टिकल लाइन की जो है यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉमा से इनको सेपरेट करना है जो रिएक्शन डायरेक्टली हो रही है। तो देखिए Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+, वही चीज़ हमने लिखा। फिर हम इसको सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करेंगे। फिर जो है हम लिखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी। तो कैथोड पे Cr2O7 जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+ में, और मीडियम जो है वो कैसा है, एसिडिक मीडियम है। और फिर जो है हम इलेक्ट्रोड जो प्लेटिनम है उसको एकदम राइट में वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके लिखेंगे। अब देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है कि वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सेल रिएक्शन से अलग है। ये हमारी सेल रिएक्शंस हैं जो हमने लिखी हैं कॉमा से सेपरेट करके, कि यहाँ पे Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+, Cr2O7 इज कन्वर्टेड इनटू Cr3+ इन एसिडिक मीडियम। तो मीडियम को मेंशन करना जरूरी है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करना जरूरी है, और अगर फिजिकल स्टेट भी ज़रूरत है या दिया हुआ है तो उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो MnO4- Fe2+ के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, तो Mn2+ में और Fe3+ में कन्वर्ट होता है। अब देखियो मीडियम का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मास वाले वीडियो में बताया था कि MnO4- जो है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है अलग अलग जो है
मीडियम में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में, इसलिए हमने पहले से लिख दिया कि हम बात करें किसकी, एसिडिक मीडियम की। आप देखिए पहले या तो आप सॉल्ट ब्रिज बना लीजिए या पहले आप एनोड लिख लीजिए। तो एनोड में जो है यहाँ पे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्लेटिनम हमने लेके इसको इधर कर दिया। अब क्या हो रहा है एनोड पे, Fe2+ जो है कन्वर्ट हो रहा है किस में, Fe3+ में। अब ये हमारा सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कैथोड में देखिए कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो MnO4- इज कन्वर्टेड इनटू Mn2+, और मीडियम क्या है, एसिडिक है। फिर जो है प्लेटिनम को इससे सेपरेट करेंगे तो ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो क्लियर है हम किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है हमारा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, और मुझे लगता है कि आपको जो है आसानी से आ गया होगा कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो अगला पार्ट है वो है पोटेंशियल निकालने वाला, कि हम जो है गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल के लिए हमें दोनों हाफ का पोटेंशियल जो है गिवन होना चाहिए, तभी हम उसका पोटेंशियल निकाल पाएंगे। मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनोड और कैथोड। तो अब क्या है कि इसमें ध्यान दीजिए कि हमें कोई भी गैल्वेनिक सेल दिया है, फॉर एग्जांपल हमें जो है डेनियल सेल की बात कर लेते हैं कि Zn जो है वो Cu2+ के साथ कंबाइन करके बना रहा है Zn2+ Cu, और इसका जो है हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हमें जो है एक तो इस प्रोसेस का पोटेंशियल पता होना चाहिए जिसमें जो है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जो है जो रिएक्शन है ये एनोड की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। वहीं साथ के साथ जो है कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये वाली। तो हमें इसका पोटेंशियल भी पता होना चाहिए कि अगर हमें दोनों का पोटेंशियल पता होगा तभी जो है हम इनको निकाल सकते हैं। अब क्या है कि याद करिए कि हमने बताया था कि अगर हमें ई सेल निकालना होता है तो ई सेल निकालने के लिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता है, और फिर जो है कैथोड पे रिडक्शन होता है तो हमें जो उसका डेफिनेटली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, और दोनों का जो सम होता है वही हमारा जो है क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसका पोटेंशियल हमें चाहिए, दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल अगर चाहिए दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे और ई सेल बन जाएगा। ये तो सीधी सीधी सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर उल्टा सीधा दे दिया, उल्टा सीधा से मेरा मतलब है कि यहाँ ऑक्सीडेशन जो है हो रहा है लेकिन इसके लिए रिडक्शन की एक्सप्रेशन दे दियो, मतलब जो है अगर आप इसको इन शॉर्ट लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके की जिसमें Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर गिवन है, इफ गिवन है हमें इसका पोटेंशियल ई नॉट ऑफ Zn2+ इज कन्वर्टेड इनटू Zn, तो ध्यान से देखिए इसको कि ये जो है जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था लेकिन इसमें Zn2+ कन्वर्ट हो रहा है Zn में। तो अगर इसका x मान लेते हैं वोल्ट तो इसका कितना होगा, -x। क्लियर कट है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल x मान लेंगे तो इसका -x, मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन x है तो इसी एक्सप्रेशन का उल्टा जिसको रिडक्शन हाफ बोलेंगे उसका जो है कितना हो जाएगा, -x। तो कुल मिला के जो है अगर हमें ई सेल निकालना है तो ई सेल निकालने के लिए जो है अगर हमें ऑक्सीडेशन हाफ का, एनोड का रिडक्शन दिया होगा तो हमारे जो फॉर्मूले क्या आ जाएंगे देखिए। तो ई ऑफ कैथोड फॉर रिडक्शन, यहाँ ऊपर जो है बता रहा है कि क्या दिया हुआ है, रिडक्शन का दिया, कैथोड की बात करें रिडक्शन दिया हुआ है। इसके बाद जो है माइनस करेंगे, और माइनस जब करेंगे तो ई ऑफ एनोड, और यहाँ पे जो है लिखेंगे ठीक है रिडक्शन, कि हमें एनोड का भी रिडक्शन गिवन है। अब देखो रिडक्शन गिवन है तो हमने माइनस लगाया, क्योंकि रिडक्शन के सामने माइनस लगाएंगे तो इट विल बिकम ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा। इसलिए जो है फॉर्मूला क्या आया कि अगर हमें दोनों का रिडक्शन दिया होगा तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमने जो है क्या किया, अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तो कैथोड को घटाएंगे, ठीक है, सॉरी कैथोड में से घटाएंगे किसको, एनोड को।
और ये जो है लॉजिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके सामने माइनस लगा देंगे तो इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन बनने वाला है। अब देखिए ये तो तब की सिचुएशन है जब हमको क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन दिया हो तो इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फॉर्मूले याद करते रहिए, इनको लिखते रहिए क्योंकि ये जरूरी है, इज गिवन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, कि दोनों के लिए जो है अगर हमको क्या दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो। अब देखिए ई सेल जब निकालते हैं तो ई सेल में जो है हमें इसके लिए तो ऑक्सीडेशन ही चाहिए होगा, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनोड में तो ऑक्सीडेशन चाहिए, उसका साइन एज इट इज वैसे ही लेंगे। अब देखिए कैथोड में जो है हमें चाहिए रिडक्शन, दिया ऑक्सीडेशन है तो माइनस लगाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये कि हम जो है अब क्या करेंगे, एनोड में से किसको घटाएंगे, कैथोड को, अगर दोनों का ऑक्सीडेशन दिया होगा तो। नॉर्मल सिचुएशन ये है और ये बन गया, तीन फॉर्मूले बन गए। मैक्सिमम सिचुएशन में आपको ये यूज करना होगा इसका, इसको ध्यान से देखिए कि आपको मैक्सिमम सिचुएशन में यूज करना होगा। कैथोड को किस में से घटाना होगा, एनोड। क्यों, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन में आपको जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होंगे, और जब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे उस सिचुएशन में ई सेल निकालने के लिए कैथोड में से एनोड वाले को, ठीक है सॉरी, कैथोड में से एनोड को घटाना होगा। ये लाइन आपको क्लियर कट दिख रही है, इसको याद रखना है। दूसरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये काम करने हैं, लेकिन अगर ये नहीं दिया हो तो इसको कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखना है। गिवन वाले से ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन दिया, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो माइनस लगा के इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वही काम हमने इस फॉर्मूले में भी किया, इसमें भी किया है। और फॉर्मूले आप बना सकते हैं इसको इंटरचेंज करके, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको बनाने भी चाहिए सीखने के लिए। तो ये तो पोटेंशियल निकालने के फॉर्मूले हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हम जो है बात करते हैं कि पोटेंशियल जब हम निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए, तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कई बार चीज़ों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो सेल पोटेंशियल है, जो सेल पोटेंशियल हमको गिवन है, एक्चुअल में क्या उस सेल पोटेंशियल को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार क्या सेल पोटेंशियल को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली जो है अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो इस सवाल का आंसर भी हमारे पास है। तो पहले मैं एक लाइन लिख दूं, और वो ये कि सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये दोनों जो हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर इनकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एज इट इज वैसे के वैसे ही रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज़ बताई जाती है। जैसे मोलारिटी है, तो अगर आपने किसी वीकर के जो मतलब कोई सॉल्यूशन रखा वीकर में, उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उसकी मोलारिटी क्या आएगी? अलग अलग पार्ट की सेम आएगी, क्योंकि डिवीजन और एक्सटेंशन करने से इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वैसा ही कुछ जो है किसके साथ है? इन पोटेंशियल के साथ है। एग्जाम्पल से समझ लो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने लिया Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Ag, इसका जो है पोटेंशियल हमें दिया x वोल्ट, और पूछ लिया आपसे ये कि ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू Ag, इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका पोटेंशियल भी जो है कितना होगा? x वोल्ट ही होगा। इसको जो है डबल करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज इट इज यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। क्लियर कट है? अब क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे मैंने बोला यार ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्लियर कट है ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पे तो हम ये फंक्शन लगा नहीं सकते क्योंकि इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? कैसे हमको पता चलेगा कि पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका भी तरीका जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना होगा? कोई ऐसी प्रॉपर्टी खोजनी होगी जो एक्सटेंसिव हो और इससे कोरिलेटेड हो। तो याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स को।
तो थर्मोडाइनमिक्स में याद करिए कि डेल्टा जी जो है बराबर होता था किसके, माइनस एन एफ ई के, या डेल्टा जी नॉट जो है बराबर होता था माइनस एन एफ ई नॉट के, जहाँ पे एन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे उनकी संख्या को बताता है, एफ फैराडे कांस्टेंट को बताता है, और ये पोटेंशियल को। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में चीज़ों को कर रहे हैं। तो क्लियर कट है कि यहाँ पे ये इंटेंसिव जरूर है लेकिन ये एक्सटेंसिव है। अगर ये एक्सटेंसिव है तो इस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा टूल निकल के आ गया कि अगर हमें जब भी रिएक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और कोई नई रिएक्शन का पोटेंशियल निकालना है तो हम जो है इनडायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे किसका यूज करके, डेल्टा जी का यूज करके। ठीक है, अब जो है ये आपको क्लियर कट हो गया कि कैसे जो है हम डेल्टा जी और ई को जो है, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में भी और नॉर्मल कंडीशन में भी। और मैंने इसका पर्पज भी बता दिया कि पर्पज क्या है इसका। अब देखिए इसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे जो है इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम हटा देते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आइए जो है क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि Fe2+ का जब रिडक्शन हो रहा है Fe में तो वोल्टेज क्या है, और Fe3+ का जब Fe2+ में रिडक्शन हो रहा है तो क्या वोल्टेज है, और हमसे पूछा गया है कि Fe3+ का जब Fe में रिडक्शन होगा तब जो है क्या होगा। तो इसमें क्या है कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसी से हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीछे जो हमने आपको डेल्टा जी का रिलेशन बताया ना उसी का यूज करना। अब कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में ये जो रिडक्शन वाली एक्सप्रेशंस मैंने अभी बोल रहा था इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लो जरा। तो पहले ही एक्सप्रेशन बना लो उसके ऊपर वाले को कि Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हुआ किस में, Fe में। क्लियर है। अब इसका पोटेंशियल देखिए कितना लिखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल दिया हुआ है E नोड माइनस 0.44 वोल्ट। अब अगर इसका डेल्टा जी निकालना हो यार तो क्या करेंगे हम, डेल्टा जी नोड 1। तो डेल्टा जी नोड का मतलब है कि माइनस एन की वैल्यू कितनी है 2 फैराडे कांस्टेंट इनटू यहाँ पे जो है इसके पोटेंशियल की वैल्यू 0.44 वोल्ट। क्लियर है। तो ये पहला डेल्टा जी 1 हो गया इस एक्सप्रेशन का। साथ में इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए सेकंड जो इसमें है कि Fe3+ जो है कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में, Fe2+ में। ये सेकंड एक्सप्रेशन है। इसका जो है ई नोड आपको क्या दिया हुआ है, तो इसका ई नोड गिवन है 0.77 वोल्ट। साफ साफ वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखिए इसका डेल्टा जी नोट 2 जो है इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसके बाद जो है फैराडे कांस्टेंट और पोटेंशियल 0.77 वोल्ट। अब क्लियर है कि ये जो है इस तरीके का होगा। अब देखिए तीसरी एक्सप्रेशन जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसको बना लेते हैं। तो तीसरी एक्सप्रेशन बना लेते हैं किसको, Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टेड इनटू Fe। अब इसका अगर आप डेल्टा जी निकालोगे तो इसके लिए पोटेंशियल चाहिए। तो इसका ई नोड जो है हमने x मान लिया, x वोल्ट, लेट्स सपोज दैट। अब इसी को हमें निकालना है। तो इसका जो है डेल्टा जी नोड 3 जो है बराबर हो जाएगा किसके, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3 फैराडे कांस्टेंट इनटू पोटेंशियल जो कि हमने x मान रखा है। अब क्लियरली यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यार रिएक्शन पे क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करें पहली दो पे कि तीसरी वाली बन जाए। अब सोचिए क्या करना होगा कि हमें ये बनाना है इन दोनों से रिएक्शन से। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर फर्स्ट 2 को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो थर्ड बन जाएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड। अब ऐसे करके हम थर्ड तो बना लेंगे लेकिन क्लियर कट है कि जो ऑपरेशन जो हम रिएक्शन पे लगा रहे हैं वो जो है हम पोटेंशियल पे नहीं लगा सकते डायरेक्ट, वो जो है हमें इनडायरेक्टली किससे सॉल्व करना होगा, डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 3, ये कह सकते हैं। अब अगर ये कह सकते हैं तो इसी का हम यूज कर लेंगे। और इसी का देखिए कैसे यूज करेंगे। तो इसमें हम ये लिखेंगे डेल्टा जी नॉट 1 देखिए क्या है, -2 इंटू एफ, और यहाँ पे जो है -0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है जोड़ना है किसको, इसको, मतलब ये जो है हो जाएगा -1 इंटू एफ, और यहाँ पे 0.77 जो पोटेंशियल की वैल्यू है,
और ये जो है पूरा जो है किसके बराबर हो जाएगा, -3 इंटू एफ इंटू एक्स के। अब साफ साफ दिख रहा है कि एफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी सब तो नंबर ही है कि ये दोनों तरफ कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इस तरफ ये नंबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है आएगी -0.0367 वोल्ट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्लियर कट दिख गया कि हमने जो है कैसे यूज किया किसका, डेल्टा जी का पोटेंशियल को निकालने में। तो ये जो है पहले क्वेश्चन में हमने आपको इसको कोरिलेट करके दिखाया कि कैसे जो है हम इसका यूज करेंगे, और IIT JEE में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको जो है ये तरीका आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मजबूत बना लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का मतलब है कि हम दूसरे वाले पार्ट पे मूव करते हैं, तरीका हम यही रखेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, पहले देखिए इसमें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं कि Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हुआ Cu में, इसका पोटेंशियल हमको E नोट जो है कितना दिया हुआ है 0.52 वोल्ट, साफ साफ दिख रहा है आपको। वहीं जो है सेकंड एक्सप्रेशन, इसके लिए जो है अगर हम डेल्टा जी लिखें पहली एक्सप्रेशन के डेल्टा जी नोट 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन की, फैराडे कांस्टेंट, और पोटेंशियल कितना हो गया भाई 0.52। क्लियर कट दिख रहा है, इतना ही है। अब देखिए दूसरे वाले में देखिए, तो दूसरे वाले में दिख रहा है कि यहाँ पे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, और इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन का 0.34 वोल्ट। क्लियर कट दिख रहा है। और देखिए इसका डेल्टा जी नोट सिमिलरली जैसे पीछे हमने लिखा था कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 2, फैराडे कांस्टेंट इनटू इसका पोटेंशियल 0.34। क्लियर हो गया। अब देखिए हमको चाहिए क्या, तो हम उसको थर्ड एक्सप्रेशन बना लेते हैं जो हमको चाहिए। तो थर्ड एक्सप्रेशन हमने वो बना लिया जो हमको रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, ये वाली कि Cu2 प्लस Cu से रिएक्ट करे और बना ले किसको 2Cu प्लस को। इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं, निकालना है, x वोल्ट मान लो, ठीक है। अब इसका डेल्टा जी नोड क्या होगा 3 एक्सप्रेशन का, तो n की वैल्यू बताइए कि n क्या होने वाला है इसमें। जिसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, उसमें भी जो है क्लियर कट दिख रहा है कि चार्ज एक घट रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसका भी चार्ज एक बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, फैराडे कांस्टेंट, और वोल्टेज जो है हमने कितना मान रखा x। अब सिमिलरली पीछे के जैसे ही इन दोनों का यूज करके कैसे इसको बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कि कैसे इन दोनों के यूज से इसको बना सकते हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि मैं फर्स्ट को उल्टा करके लिख लूं कि -2 ऑफ फर्स्ट, ये कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 से गुणा करनी है और माइनस कर देना है, तो क्या बन जाएगा, तो बन ये जाएगा कि 2Cu इज कन्वर्टेड इनटू 2Cu प्लस, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखते हैं अब वापस से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्टेड इनटू Cu। अब जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को अगर डायरेक्टली जोड़ देंगे मतलब सेकेंड और प्लस माइनस और 2 इंटू फर्स्ट, तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि थर्ड मिल रही है। थर्ड मिल रही है कि नहीं, दोनों को जोड़ के देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक Cu से एक Cu कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन निकल के जाएगी। मतलब हम ये लिख सकते हैं क्लियर कट कि सेकेंड एक्सप्रेशन -2 इंटू फर्स्ट एक्सप्रेशन इट विल बी इक्वल्स टू थर्ड। अब जो ऑपरेशन हमने रिएक्शन पे लगाया वही ऑपरेशन हमें किस पे लगाना है, डेल्टा जी पे, और वही एक्सप्रेशन पे लगाएंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट 2 -2 इंटू डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 3। अब देखिए ये हमने लिख लिया, अब हमको पता है कि इन सबकी वैल्यू क्या है। तो डेल्टा जी नॉट 2 क्या है 2 इंटू एफ इंटू 0.34। अब इसमें -2 और इसका हम अंदर लिख लेते हैं, तो अंदर ये हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू 0.52, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब -1 इंटू एफ इंटू एक्स। क्लियर कट है। वंस अगेन जो है पहले तो माइनस कैंसिल आउट कर दो सब में से, फिर फेराडे को भी कैंसिल आउट कर दो,
अब सिर्फ नंबर बच रहे हैं। ये पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 0.68 और ये पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 1.04, ठीक है, सॉरी माइनस में, तो ये माइनस में 1.04 है और ये प्लस में 0.68 है। सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 0.36 माइनस का, तो साफ साफ दिख रहा है आपको जो है कितना पोटेंशियल आने वाला है, 0.36 वोल्ट जो है पोटेंशियल आने वाला है, और वो किस में आ रहा है, माइनस में। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर इसका उल्टा लिख दे तो क्या हो जाएगा, उल्टा लिखने पे मैं देखो उसको एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन का लॉजिक है इसलिए उसको उल्टा करके लिख रहा हूँ कि अगर हम इसकी उल्टी डायरेक्शन में लिख देंगे इसको ऐसे, इसको, तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो एक सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि कॉपर प्लस का जो है डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है कि नहीं। अब इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव पोटेंशियल है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन ये है माइनस NFE। तो E अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, तो क्लियर कट है कि इस एक्सप्रेशन का जो है E पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका नेगेटिव निकाला आपने अभी, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब Cu प्लस का जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। क्लियर कट है, कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम एक और सवाल पे डिस्कशन करते हैं जिससे कि हमको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि जब हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो हम डायरेक्टली जो है जोड़ते क्यों हैं चीज़ों को, ये लॉजिक जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जोड़ने का पर्पज क्या है, तो जोड़ने का पर्पज ये है कि हमको ऑक्सीडेशन मतलब एनोड हाफ को किसके साथ जोड़ना होता है, कैथोड हाफ के साथ। ऐसा करते वक्त और इससे हमें क्या मिलती है, सेल रिएक्शन। एनोड हाफ के इलेक्ट्रॉन की संख्या कैथोड हाफ के बराबर करनी होती है, ध्यान दीजिए बैलेंस करते वक्त रेडॉक्स को। तो अगर इसमें इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन थे तो इसके लिए भी n होंगे और इसके लिए भी n होंगे। फैराडे कांस्टेंट इसके लिए भी F होगा, इसके लिए भी F होगा और इसके लिए भी F होगा। इसका E नोड सेल हो गया, ठीक है, इसका जो है हाफ का पोटेंशियल हो गया रिडक्शन वाला, और इसका जो है हो गया क्या, ऑक्सीडेशन वाला। और बात कर रहे हैं माइनस साइन की, तो ये एक्सप्रेशन हो गई। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि माइनस साइन तो कैंसिल आउट, n भी कैंसिल आउट, और n जो है हमें बराबर करना जरूरी ही है क्योंकि जब हम एनोड हाफ को कैथोड हाफ के साथ लिखते हैं वैलेंस करते वक्त रेडॉक्स में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना होता है सेल रिएक्शन करते वक्त, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में हम डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे ही रिएक्शन में चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, f भी हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो है सिर्फ किससे निकालते हैं, पोटेंशियल को जोड़ के या घटा के। तो यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ घटा इसलिए रहे क्योंकि n की वैल्यू सेम हो जाती है सेल पोटेंशियल निकालते वक्त। अब ये क्लियर हो गया कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अब देखिए सिंपली इस सवाल को जो है सॉल्व कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है कि सेल पोटेंशियल जो है वो कितना है, और दिया हुआ है 1.89 वोल्ट, और हमें दिया हुआ है कि ई नोड फॉर द रिडक्शन ऑफ कोबाल्ट दिया हुआ है कितना, -0.28 वोल्ट दिया हुआ है आपको, ये है दिया हुआ। फाइंड आउट क्या करना है यार, तो फाइंड आउट ये करना है ई नोड फॉर Cu4+ से Cu3+, ये हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ये तो रिडक्शन वाला हाफ है और ये जो कोबाल्ट वाला है ये क्या, ऑक्सीडेशन वाला है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसके लिए भी रिडक्शन दिया है और जिसका रिडक्शन हो रहा था उसके लिए रिडक्शन ही पूछा है। अब देखिए जब रिडक्शन दिए हों दोनों के लिए तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, तो ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, ठीक है। तो ई रिडक्शन कैथोड का और ई रिडक्शन एनोड का। क्लियर कट है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, कैथोड में से किसको घटाना होगा, एनोड को। अब देखिए हमें कैथोड तो दिया नहीं तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x वोल्ट है।
ये हमें दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1.89 वोल्ट जो है बराबर हो जाएगा किसके, x माइनस ऑफ 0.28। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए तो x की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 1.61 वोल्ट। इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन का पोटेंशियल कितना होगा, 1.61 वोल्ट होने वाला है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्ट कैलकुलेशन की अप्रोच के बेसिस पे कि किस तरीके से जो है पोटेंशियल को निकाला जाएगा। तो कैसे डेल्टा जी को कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, या किसी हाफ सेल का गिवन है, हाफ सेल का गिवन नहीं है, फुल सेल का दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, उसी से हमको कैलकुलेट करनी, जो हमारा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी का। अब क्या है कि इसके बाद एक क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है और जो तुम्हारे दिमाग में होना भी चाहिए, जिसको मैं अभी आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सोच के आइएगा अगले वीडियो लेक्चर से पहले, और वो ये कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे ये हाफ सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हाफ सेल है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा इसको फाइंड आउट करने का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।